हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान एस के एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल का, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार, बहुत हेल्पफुल, बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी रोड मैप। रोड मैप का मतलब समझ गए होंगे आप। साइबर सिक्योरिटी रोड मैप किस तरीके से रोड मैप, कैसा रोड मैप है, क्या रोड मैप है प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी। इसका मतलब है आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी का किसी भी डोमेन में आना है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए या फिर क्या रोड मैप होता है, और सबसे कम समय में जो है वो ये चीज कंप्लीट हो सकती है। बस देखिए, पहले ही एक बात बोल देता हूँ, एथिकल हैकिंग करना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आना साइबर सिक्योरिटी में इतना इजी नहीं है। ठीक है, एक चीज है ऐसे, चलो भाई मैं हैकिंग सीख लूंगा, मैं इसका ये हैक कर लूंगा, उसको वो हैक कर लूंगा, मैं इसमें इसका ये डाउन कर दूंगा, इसका डेटा चुरा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये सबसे पहले चुराना वगैरह कर लूंगा, इसका इसका वो कर दूंगा, उसका ये कर दूंगा। ऐसे इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं चीजों को प्रमोट नहीं करता। और दूसरी बात, मेरा सिर्फ यहाँ पे बोलने का यही मतलब है कि चलो भाई ये कर लूंगा, चलो ये सीख लूंगा, ये टूल सीख लूंगा, वो टूल सीख लूंगा, उससे मैं हैक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। साइबर सिक्योरिटी में आने के लिए सिर्फ ये टूल्स वगैरह नहीं, ये रोड मैप जानने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे आपको काम करने के लिए, इस डोमेन में सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की नॉलेज या फिर प्रोग्रामिंग से ही नहीं बनता है, उसको हर डोमेन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई नॉलेज होना जरूरी है। हर डोमेन में उसको थोड़ा तो थोड़ा लेकिन नॉलेज होना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट और शुरू करते हैं आज का रोड मैप वीडियो कि किस तरीके से आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बन सकते हो। आज के इस वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स आनी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर के फंडामेंटल में सब कुछ आ गया। किस तरीके से कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट चलाना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के साथ, और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो आपको एक सर्टिफिकेशन करना चाहिए जिसका नाम है CompTIA+। CompTIA का सर्टिफिकेशन है CompTIA+। देखो, मैं सर्टिफिकेशन यहाँ पे बोल तो रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सर्टिफिकेट जरूरी है। इसका ये मतलब है कि वो सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स और वो सर्टिफिकेशन का जो सिलेबस है आपको वो सीखा जाता है, जो कि आप एक्चुअल में सीखना सीखना मतलब आपको एक्चुअल में सीखना होता है। ठीक है, CompTIA+ का सर्टिफिकेशन कर सकते हो आप। ये आपको एक तो एक वैलिडेट भी करेगा आपके स्किल्स को, और ऊपर से बहुत कुछ सीखा जाएगा आपको कंप्यूटर बिगिनर्स में। ठीक है, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कंप्यूटर के बारे में तभी आप CompTIA+ करना, वरना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो अच्छे से बेसिक सिखा देगा CompTIA+ कि किस तरीके से जाना है, कैसे करना है और क्या करना है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो बहुत टाइम से तो छोड़ दो CompTIA+ को, क्योंकि सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्किल इंपॉर्टेंट है। मतलब सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वैसा नहीं कि आप सर्टिफिकेशन करो ही करो। जो वो एग्जाम्स होते हैं, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं, उसके जो सिलेबस, उसका जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में फंडामेंटल नॉलेज जाननी बहुत जरूरी है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी चल रहे हैं, मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड, मैक ओएस, और पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में भी जानकारी हो तो अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के। अगर कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो आप तो आपको ऑलरेडी आते ही होंगे, आई होप। इसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जिसमें आपको थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क सीखने हैं, जैसे रजिस्ट्री को कैसे एडिट किया जाता है, रजिस्ट्री क्या है, बूट प्रोसेस क्या होता है विंडोज का, उसके वर्जन्स कौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के, जो लेटेस्ट वर्जन्स आ रहे हैं उनमें क्या इंप्रूवमेंट्स है, पास्ट वर्जन्स में क्या कमियां थी। और उसके आपको मतलब डेली के टास्क करने चाहिए, जैसे टास्क मैनेजर क्या होता है, वो कैसे काम करता है, रजिस्ट्री कैसे काम करती है। और आपको ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए विंडोज में, आपको सीखना चाहिए विंडोज के बेसिक चीजों को, बेसिक प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ट्रबल शूट करना चाहिए आपको। और एक बात, एरर्स का टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि एरर्स देखो, एरर्स आएंगे और एरर्स आने भी चाहिए। हर एक एरर सॉल्व हो सकता है थ्रू गूगल। आप एरर सर्च कर सकते हो, हाउ टू करो, हाउ टू स्पेस फिर वो एरर लिखो। ठीक है, या फिर आप एरर के बारे में सर्च करो गूगल पे। उसके बाद बात करते हैं लिनक्स की। लिनक्स के बारे में सीखो, लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस, क्या लिनक्स क्या है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, लिनक्स का कर्नल क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। अलग अलग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन सीख सकते हो, रेल बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, डिबियन डेब बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच का डिफरेंस जानना होगा आपको, अगर आपको लिनक्स के बारे में और अच्छे से जानकारी चाहिए होगी तो। और एक बात,
बेस्ट ओएस फॉर हैकर्स, ऐसी बात आती है कभी कभी। देखो ये डिबेट में नहीं पढ़ना चाहिए। काली लिनक्स इसीलिए बेस्ट है सब बोलते हैं क्योंकि उसमें सारे टूल्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सब टूल्स वगैरह कॉन्फ़िगर करो तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ट ओएस बन जाता है। ऐसा कोई एक बेस्ट ओएस है नहीं हैकर्स के लिए, ठीक है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वगैरह के लिए ऐसा कोई एक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं है। आप मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने हिसाब से अगर कॉन्फ़िगर कर लेते हो तो वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। अगर हाँ, और एक प्रोफेशनल वही होता है जो अपना टास्क किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर ले। इसलिए एक ओएस को लेके ही मत बैठ जाना, ठीक है। आप कोई भी टास्क किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर पाओ इतने कैपेबल आप होने चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा गूगल। आपको गूगल सर्च सीखना है। गूगल डॉक्स होता है, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। गूगल सर्च आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा इस केस में। अगर आपको अच्छा मतलब प्रॉब्लम आपके आराम से सॉल्व करने हैं, आपको बहुत जानकारी लेनी है, आपको डेली लर्निंग करनी है, तो उसके लिए आपको गूगल सर्च सीखना बहुत जरूरी है। देखो क्योंकि गूगल सर्च आपको हर चीज दे सकता है। जो चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब कुछ आपको गूगल सर्च दे सकता है, ठीक है। और आपको सर्च सीखना है सिर्फ गूगल पे ही नहीं, अलग अलग सर्च इंजन पे आपको सर्च सीखना है कि किस तरीके से सर्च किया जाता है। और एक बात जो मैं खुद करता हूँ और मैं एडवाइस भी करूंगा यही करना। गूगल में जब सर्च करते हैं ना तो सारे रिजल्ट खत्म होने के बाद पेजेस आते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, ठीक है। तो हमेशा जितना ज्यादा पेजेस स्विच करके आप पढ़ो उतना अच्छा है। देखो सरफेस वेब, डीप वेब जो बोलते हैं ना, वो ओरिजिनल डीप वेब तो अपना गूगल का है। उसमें पेज 2 पे जाओ, वहां पे पढ़ो, पेज 3 पे जाओ, पेज 4 पे जाओ, पेज 5 पे जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पेज करते रहो जब तक आपको आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती। आपको एरर, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा, 99% मिलेगा। आपको गूगल सर्च करना आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। गूगल डॉकिंग आनी चाहिए, गूगल किस तरीके से सर्च किया जाता है गूगल के ऊपर किसी चीज को। कुछ चीजें सर्च करके देख सकते हो आप, जैसे व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज एथिकल हैकिंग, व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग, व्हाट आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल फॉरेंसिक्स। ये आप कुछ भी आपके माइंड में जो भी डाउट आता है सीधे गूगल सर्च करके कम से कम 5 पेजेस पढ़ो उसके बारे में। आप सिंपली सर्च कर सकते हो हाउ टू डू एनीथिंग, मतलब एनीथिंग की जगह पे हाउ टू डू सो एंड सो। कुछ भी करो आप लोग, आप सर्च करना आपको सीखना होगा। आप सर्च कर सकते हो हाउ टू बिकम हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, रोड मैप, हाउ टू गेट साइबर सिक्योरिटी जॉब, हाउ टू लर्न जावास्क्रिप्ट, हाउ हाउ डज वेबसाइट्स वर्क। एक पेज पे रीडिंग स्टॉप नहीं करनी है, ये बात याद रखो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी के जॉब्स के बारे में रिसर्च करना चाहिए आपको। आपको देखना चाहिए कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है, एक पेनिट्रेशन टेस्टर की, एक एथिकल हैकर की, या एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की, जिस पे आप पहले रिसर्च कर सकते हो। अलग अलग जॉब्स के बारे में आप सर्च कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी डोमेन में कौन से जॉब्स अवेलेबल है, किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल है। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो उसको सर्च कर सकते हो, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको अगर अभी सर्चिंग आती है तो आप सर्च कर सकते हो कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे मॉलवेयर, सॉफ्टवेयर, वायरस, ठीक है, सॉरी, मॉलवेयर, वायरस, और क्या कहते हैं, हाँ, रेड टीमिंग, व्हाट इज ब्लू टीमिंग, और सोशल इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉयटेशन, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, व्हाट आर वल्नरेबिलिटीज, एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल इंजेक्शन, वेब एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज। आप ऐसे जो भी डाउट्स आएंगे या जो जो नए टर्म्स आप सीखते जाएंगे उसको आपको रिसर्च करनी चाहिए, आपको अगर अच्छे से नॉलेज लेना है तो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है। देखो मूवीज, देखो मूवीज से इंस्पायर नहीं होना है क्योंकि वो लोग गलत इमेज प्रेजेंट करते हैं साइबर सिक्योरिटी के, एथिकल हैकिंग की। वो एक बड़ा सा टर्मिनल होता है जिसपे पता नहीं कुछ अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स आते हैं और वो स्क्रीन पता नहीं डेटा फ्लो होता है क्या क्या। उससे कभी भी इंस्पायर मत हो और मूवी से कभी भी इंस्पायर मत हो, ये मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों को, ठीक है। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी मूवीज वगैरह, उससे आप इंस्पायर होकर अगर यहाँ पे आना चाहोगे तो आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और दूसरी बात है यहाँ पे पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि आप अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप यहाँ पे कभी भी नहीं आ पाओगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं यहाँ पे जैसे मतलब वो पेशेंस लूज कर देते हैं अपना बहुत जल्दी। तो अगर ऐसा करोगे आप तो आपके साथ में प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारा पेशेंस मांगती मांगती है आपसे। आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। देखो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आए तो ही एक हैकर होता है वरना नहीं होता है। ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जरूरी नहीं है, लेकिन पता नहीं कब आपको क्या करना पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए एक से दो या दो तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
कि बेसिक्स आना जरूरी है, इतना इतना आना जरूरी है कि आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ सको, उसमें काम कर सको। एक या दो लैंग्वेज में आप शुरू कर सकते हो, एक और दो लैंग्वेजेस के साथ में। एक लैंग्वेज को कम से कम 20 घंटा अगर पढ़ोगे, एक लैंग्वेज को कम से कम अगर 20 घंटा दोगे तो भी आपके लिए बहुत है। मेरी ओर से मैं रेकमेंड करूंगा पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस, जो कि बहुत ही अच्छी लैंग्वेजेस है। जैसे पाइथन जो है वो स्क्रिप्टिंग वगैरह में आपको काम देगा, स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन वगैरह में, ठीक है, बहुत काम आएगा पाइथन। एक्सप्लॉइट्स वगैरह भी लिख सकते हो आप उसमें। दूसरी जो लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, वेब एप्लीकेशंस वगैरह में आपको बहुत काम आ सकती है। तीसरी सी प्लस प्लस, लो लेवल पे आपको बहुत काम आएगी। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखो, अगर किसी वेब एप्लीकेशन पे आप लोग काम कर रहे हो, ऐसा आजकल है ही नहीं कि ऐसा कोई भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट नहीं है जिसमें जावास्क्रिप्ट ना हो। तो जावास्क्रिप्ट एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और आपको जरूर सीखनी चाहिए। और मैं नोट कर लेना, एक लैंग्वेज को कम से कम 20 आवर्स देने होंगे आपको। किसको पता कि कौन सा आप कल को जो टेस्ट करने वाले हो वो किस फ्रेमवर्क पे बना है, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो एवरीवेयर आजकल वेब एप्लीकेशन में और वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट का जो है वो रोल होता ही है। और बात करें अगर पाइथन की, पाइथन में स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन बहुत अच्छे से होता है, तो पाइथन इसके लिए बहुत अच्छी है। सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस देखो विंडोज में, लिनक्स में, ठीक है, एंड्रॉयड में भी और लो लेवल पे भी बहुत काम आती है। तो सी प्लस प्लस भी आपको जरूर सीखनी चाहिए। उसके बाद आपको जानना चाहिए साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के कुछ टर्म्स के बारे में। जैसे आप रिसर्च कर सकते हो या फिर आप जा सकते हो techfreedom.in/blogs। वहां पे मैंने बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स जो है वो लिस्ट कर रखे ब्लॉग में। मे बी उस ब्लॉग का नाम शायद बेसिक साइबर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज ऐसा कुछ है। तो आप वो ब्लॉग पढ़ सकते हो, उसके ऊपर जो भी टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, आप लोग उनके बारे में डिटेल में रिसर्च कर सकते हो। मैंने शॉर्ट में लिखा है उसके बारे में, लेकिन आप जो है वो डिटेल में भी जो है वो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, देखो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि विंडोज आजकल हर जगह है, ठीक है। आप ट्राई करना विंडोज का इंस्टॉलेशन, विंडोज को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, विंडोज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। इन केस कभी आप विंडोज मशीन को करप्ट कर दो, गलती से खराब कर दो, ठीक है, तो आपको इंस्टॉलेशन आना चाहिए। विंडोज इंटरनल्स के बारे में आप ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, विंडोज इंटरनल जान सकते हो कि विंडोज किस तरीके से काम करता है, क्या क्या फीचर्स है, कौन सा फीचर किस तरीके से काम करता है। विंडोज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। अगर विंडोज को प्रोटेक्ट करना है और विंडोज को अटैक करना है, तो आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग विंडोज सिस्टम की जरूर होनी चाहिए। विंडोज की सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में रिसर्च करनी चाहिए आपको, विंडोज के सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में पढ़ना चाहिए। विंडोज के जो है वो इंटरनल्स किस तरीके से काम करती है, रजिस्ट्री क्या होती है, ग्रुप पॉलिसी, लोकल ग्रुप पॉलिसी क्या होती है, और जो है वो टास्क मैनेजर क्या होता है, टास्क शेड्यूलर क्या होता है, उसके बाद सर्विसेज क्या होते हैं, और डिवाइस मैनेजर्स, फाइल मैनेजर, ये सब क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। हमको विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर खुद को नहीं बनना है, लेकिन आपको विंडोज इतना तो चलाना आना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटेक्ट और अटैक दोनों करते टाइम आपको विंडोज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको लिनक्स सीखना चाहिए। आपको विंडोज के जैसे ही बेसिक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन सीखना होगा, लिनक्स के कमांड्स। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, टर्मिनल को अपना दोस्त बनाओ, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को छोड़ दो। अगर आपको करना है तो टर्मिनल को अपना दोस्त बनाओ, लिनक्स में स्पेशली टर्मिनल के साथ में काम करो, टर्मिनल के कमांड्स के बारे में जानो, डिफरेंट कमांड्स। आपको उसको याद रख के चलना होगा, आपको देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए कभी भी, ठीक है। टर्मिनल की कमांड्स आपको याद होनी चाहिए, बेसिक कमांड्स ls dir pwd cat touch, इस तरीके की कमांड्स आपको आनी चाहिए। और पैकेज मैनेजर किस तरीके से काम करता है। और एक बात, लिनक्स क्यों सीखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिनक्स हर जगह है, ठीक है, मोबाइल, टीवी, वॉचेस, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स, आपके जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स, हर जगह पे होम अप्लायंसेस, हर जगह पे जो है वो लिनक्स, आपको आईओटी, हर जगह पे आपको लिनक्स कहीं ना कहीं मिलेगा। आप बेसिक टास्क कर सकते हो लिनक्स में, जैसे लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क। आप लिनक्स के कोर्सेज कर सकते हो, लिनक्स में सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा किया जाता है उसके कोर्सेज कर सकते हो। देखो, यहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन करना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है जो है वो लिनक्स के बेसिक टास्क को जानना। आईपी टेबल्स के बारे में पढ़ो, फायरवॉल्स के बारे में पढ़ो, यूएफडब्ल्यू क्या होता है उसके बारे में पढ़ो लिनक्स में, ठीक है, कर्नल किस कैसा होता है, ठीक है। आप विंडोज को 15 आवर्स और लिनक्स को 15 आवर्स दोगे, इतना आपके लिए काफी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखो,
नेटवर्किंग जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग या कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको रिक्वायर्ड है अगर यहाँ पे आना है तो। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ो, टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है, ओएसआई मॉडल क्या होता है, नेटवर्किंग के बारे में इंटरनल्स पढ़ो, एक नेटवर्क कैसे काम करता है, एक इंट्रानेट एक एक्स्ट्रानेट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ो, एच टी टी पी एस एस एच टी एल एस एफ टी पी एस एस एल प्रोटोकॉल्स और अलग अलग नेटवर्किंग टर्म्स के बारे में समझो। आप मेरा नेटवर्किंग वाला वीडियो भी देख सकते हो इसके लिए। डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ो, ठीक है, राउटर, स्विचेस, हब्स, मोडेम, ठीक है, क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क टेपोलॉजीज के बारे में पढ़ो, नेटवर्क टेपोलॉजी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्यों होता है। अगर आप इस रोड मैप को अच्छे से फॉलो करोगे, और मेरा तो एक मतलब मेरी तो मतलब एक एडवाइस है आपको, एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग जो है वो ये वीडियो फिर से रिवाइंड करो, स्टार्ट से नोट्स लेके बैठो अपने साथ में और लिख के ले लो कि क्या क्या आपको करना चाहिए। उसके बाद आप नेटवर्किंग में और अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ो, जैसे आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस की क्लासेस क्या होते हैं, सब नेटिंग क्या होती है, ठीक है, डीएनएस क्या होता है, और अलग अलग प्रोटोकॉल्स जैसे सबनेट के प्रोटोकॉल्स, ठीक है, डीएचसीपी क्या होता है, किस तरीके से एक नेटवर्क पूरी तरीके से कॉन्फ़िगर होता है, डायनामिक आईपी, स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो उसके बाद आप नेटवर्क सबनेट एंड कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ सकते हो कि किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं सबनेट। हमको देखो फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमको नेटवर्क इंजीनियर नहीं बनना है, लेकिन हमको नेटवर्किंग की इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। आप क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल पढ़ सकते हो, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पढ़ सकते हो, किस तरीके से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, डीएनएस रिक्वेस्ट पढ़ सकते हो, वेबसाइट में रिक्वेस्ट किस तरीके से बनती है, वेबसाइट में कैसे रिस्पॉन्स आता है, प्रॉक्सी वीपीएन के बारे में पढ़ो, प्रॉक्सी के बारे में पढ़ो, प्रॉक्सी किस तरीके से यूज होती है, क्यों यूज होती है, वीपीएन कैसे काम करता है, व्हाट आर फायरवॉल्स, व्हाट इज लोड बैलेंसिंग, व्हाट आर लोड बैलेंसर्स, ठीक है। पोर्ट्स और कॉमन पोर्ट्स की बात करो, सॉरी, पोर्ट्स और कॉमन पोर्ट्स के बारे में पढ़ो ऑन द कंप्यूटर, डीएचसीपी, एसएसएल एंड देयर फंक्शंस के बारे में पढ़ो। उसके बाद आपको सीखना चाहिए वर्चुअलाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। आप डिफरेंट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, वीएमवेयर वर्चुअल बॉक्स, ठीक है, वीएमवेयर फ्यूजन। अलग अलग वर्चुअल बॉक्स के ऊपर अलग अलग मशीन्स कॉन्फ़िगर करके देखो, अलग अलग मशीन्स, 2 या 3 मशीन्स को कॉन्फ़िगर करो, उनके बीच में नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर करो, किस तरीके से नेटवर्किंग होती है, किस तरीके से नेटवर्क मैनेज होता है, ठीक है, नेटवर्क को आइसोलेट किस तरीके से किया जाता है, मशीन्स को 2-2 3-3 बार इंस्टॉल करके देखो किस तरीके से इंस्टॉलेशन होता है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है। आप वर्चुअलाइजेशन फिर किसी एक वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म पे भी ये सब कर सकते हो, ऐसा रिक्वायर्ड ही नहीं है कि मल्टीपल आपको वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो डिफरेंस देख सकते हो कि कौन से वर्चुअल सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, और अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा VMware Pro आपको यूज करना चाहिए एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से। डिफरेंट नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में डिफरेंट नेटवर्क मोड्स के बारे में सीखना चाहिए, जैसे होस्ट, होस्ट ओनली, नैट, ब्रिज्ड। तो वो किस तरीके से काम करते हैं, वो क्यों काम करते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करता है वो, इसके बारे में पढ़ो कि ये किस तरीके से यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं। उसके बाद आप लैब अपनी सेटअप कर सकते हो फिर, ठीक है, कि 1 से 2 मशीन इंस्टॉल करो। मैं रेकमेंड करूंगा काली लिनक्स और मेटास्प्लॉटेबल 2 एंड विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करो फर्स्ट आप, फिर उसके ऊपर नेटवर्किंग और सब कुछ स्टैटिक आईपीज वगैरह कॉन्फ़िगर करो अपनी लैब में। नेटवर्किंग के कॉन्फ़िगरेशन के बाद ट्राई करो अटैक्स करना, किस तरीके से अटैक्स किए जाते हैं, किस तरीके से क्या किया जाता है। लेकिन हाँ, कभी भी गलती से भी किसी के दूसरे के सिस्टम पे विदाउट देयर परमिशन, विदाउट द ऑथराइजेशन आप कभी भी कुछ भी मत करना, क्योंकि आपको एथिकली जाना है, और मैं एथिकल की ही बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप एक वर्चुअल मशीन पे डुअल बूट का सेटअप भी कर सकते हो, डुअल बूट सेटअप ट्राई कर सकते हो आप। आपके लिए मतलब आपको प्रैक्टिस रहेगी कि किस तरीके से डुअल बूट को कॉन्फ़िगर करना है, किस तरीके से काम किया जाता है, डुअल बूट क्या होता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो डुअल बूट करना मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को। आप गूगल सर्च की हेल्प ले सकते हो, सबसे बड़ा और सबसे आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए गूगल सर्च पे। ये जितने भी फेज मैंने यहाँ पे बताए हैं, हर एक चीज में गूगल सर्च जो है वो रिक्वायर्ड होता ही है। सो हम आएंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ में कि किस तरीके से और आगे आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, और आगे का रोड मैप क्या है। तब तक के लिए आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो फिर उसके बाद क्या बताऊंगा भाई, सही है ना। इसीलिए आज के वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, और साइबर सिक्योरिटी रोड मैप पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।